अक्सर आपने बाबा साधु लोगों को आध्यात्मिक, धार्मिक और धर्म की बातें करते हुए सुना और देखा होगा। अक्सर आपने उनकी भागवत में जाकर ज्ञान की प्राप्ति भी की होगी। मगर जब कोई आम जिंदगी में आम व्यक्ति धर्म की, आध्यात्म की बात करता है तो लोगों की एक ही लाइन होती है, ज्यादा बाबा मत बन, चुप हो जा। क्योंकि हमें किसी आम व्यक्ति से आध्यात्मिक की बातें सुनना पसंद नहीं है। मगर आज मेरे साथ पीओवी में, द पॉइंट ऑफ व्यू में जो व्यक्ति मौजूद हैं वो आध्यात्मिक बातें ही करते हैं, अपने आप को आध्यात्मिक पत्रकार भी कहते हैं। तो आज एक आम व्यक्ति से, जिन्होंने चीजों को पढ़ा है, समझा है और ज्ञान की प्राप्ति करी है, उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से एक आम व्यक्ति को ही अपनी जिंदगी में धर्म को, धर्म की बातों को, ज्ञान को, आध्यात्म को उतारना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज डिग्गी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पीओवी में, द पॉइंट ऑफ व्यू में। आज हमारे साथ मौजूद हैं गौतम खट्टर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। एक पत्रकार हैं, आध्यात्मिक पत्रकार हैं, जैसा मैं आपको बता चुका हूं। तो गौतम जी, आपसे मेरा पहला सवाल है और वो सवाल यही है कि जब आपका कोई नाम सुनता है गौतम खट्टर, तो ऐसा लगता है कि दो सरनेम को जोड़ दिया गया है। अक्सर लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि इसमें नाम क्या है। ऐसा लगता है कि गौतम भी सरनेम लगता है और खट्टर भी सरनेम लगता है ना। जैसे कि गंभीर गौतम है, वो क्रिकेटर हैं फेमस, और खट्टर जी हैं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसा लगता है दो सरनेम मिला दिए गए। तो क्या कहानी है इस नाम के पीछे, पहले बताइए। ऐसा नहीं है जी, ये तो एक ऋषि का नाम है, गौतम ऋषि हुए हैं। अच्छा। वो एक दर्शन के प्रणेता हुए, उनकी एक अपनी फिलॉसफी है। तो उन्हीं के जितने वंशज थे तो उनके साथ गौतम शब्द का टाइटल लग गया। और चूंकि उनका नाम गौतम था भी तो लोगों ने उनके नाम पे अपना नाम भी रखा, गौतम बुद्ध भी हुए। गौतम बुद्ध, जो दर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, गौतम बुद्ध ने एक फिलॉसफी दी है, बौद्ध दर्शन, और एक दर्शन ऋषि गौतम ने भी दिया है। तो दोनों अलग अलग हैं, बस अंतर है कि बुद्ध नास्तिक दर्शन के प्रणेता है और जो गौतम ऋषि हैं वो आस्तिक दर्शन के प्रणेता है। अच्छा। तो जो ऋषि गौतम की वंशावली है, उनके जितने भी वंशज हैं, उन्होंने एक टाइटल के तौर पर गौतम लगाया और बहुत सारे लोगों ने उनके नाम पे अपना नाम लगाया। तो मैं पहली वाली कैटेगरी में हूँ कि मैंने उनके नाम पे मेरा नाम रखा, मेरे घर वालों ने। ठीक है, किसने रखा आपका नाम, मतलब कौन था मेन? ये मैंने नहीं पूछा। अच्छा, कभी जानने की कोशिश नहीं की? मतलब ऐसे सवाल आता होगा ना, लोग पूछते होंगे कि गौतम खट्टर मतलब किस तरीके से नहीं, ये नाम, ये चीज किसी ने सब पहले नहीं पूछी, आप ही पहले व्यक्ति हैं। चलो, मैंने शुरुआत करी उस चीज की। तो आप हमें थोड़ा अपने बारे में बताइए, कहाँ से आते हैं, आपका गांव कहाँ है, कहाँ के रहने वाले हैं, स्कूलिंग कहाँ की आपने? देखिए, मैं उत्तराखंड से हूँ बेसिकली। अच्छा। और उत्तराखंड में जब मैं पढ़ रहा था, स्टार्टिंग मैंने करी पढ़ाई करने की, तो सबसे पहले तो जो मेरी शिक्षा हुई वो एक ऐसे विद्यालय से हुई, एक ऐसे स्कूल से हुई जो प्रॉपरली मॉडर्न था। उस समय सन 2003 या 4 की बात होगी, तब मैं एक ऐसे स्कूल में मेरा एडमिशन मेरे घर वालों ने कराया। आजकल तो इंग्लिश भाषा का बहुत क्रेज है, अंग्रेजी भाषा का बहुत क्रेज है, कूल बनने के लिए भी अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। लेकिन उस समय मेरे घर वालों ने मेरा एडमिशन एक ऐसे स्कूल में कराया जो उस समय उस क्षेत्र का टॉप स्कूल था। अच्छा, अंग्रेजी माध्यम, टोटल इंग्लिश। उस समय इंग्लिश इतनी छोटे शहरों में मुख्य हुआ नहीं करती थी, अब तो हो गई है। हम अपने बच्चे को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे, गर्व की बात है ना। उस समय इतना नहीं था, इक्का दुक्का कोई स्कूल हुआ करता था। तो मैं जब उस स्कूल में पढ़ा तो वहां पर अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी भाषा बोलने में फाइन लगा करता था। अच्छा जी, अगर आपने हिंदी में एक शब्द बोला तो 1 रुपया फाइन। 10 शब्द बोले, एक सेंटेंस बोला, उसमें जितने शब्द आएंगे अब उसको उतने हिसाब से फाइन देना पड़ेगा। तो मैं एक ऐसे स्कूल में 7th स्टैंडर्ड तक पढ़ा। और जब मैं पहले दिन गया, क्योंकि हमारे घर में तो कोई इंग्लिश बोलता नहीं था, लेकिन जब मैं पहले दिन गया और ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, तो मैडम चिल्ला रही थी ग्राउंड में। छोटे छोटे बच्चे थे हम लोग, शायद फर्स्ट में रहे होंगे। तो मैडम बोल रही कम हेयर कम हेयर, बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी बच्चों को। तो मैं सोच रहा कि ये शब्द का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने तो इंग्लिश कभी सुनी नहीं थी। फर्स्ट स्टैंडर्ड में आके सबसे पहले सुना ये मैडम क्या बोल रही हैं, मुझे समझ में नहीं आया। तो जब मैडम ने ये बार बार चिल्ला रही थी ग्राउंड में, तो बच्चे उनकी तरफ आने लगे। तो मुझे लगा शायद कम हेयर का मतलब है कि इधर आओ इधर आओ। अच्छा। तो ऐसे फिर वो स्टार्ट हुआ, मतलब अंग्रेजी पूरा माहौल, पूरा टोटल इंग्लिश बोलना, हिंदी नहीं बोल सकते। फिर उसके बाद 7th से लेकर के आगे 12th तक की जो मेरी शिक्षा है वो एक ऐसे स्कूल में हुई जो एंशिएंट और मॉडर्न दोनों का
कॉम्बिनेशन था। अच्छा, उत्तराखंड में? उत्तराखंड में एकदम मैशअप था वो। और आप जान करके आश्चर्य करेंगे उसकी ड्रेस कोड क्या था, यूनिफॉर्म क्या थी, पीला कुर्ता और सफेद पजामा। अच्छा, था वो सीबीएसई, लेकिन उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों का कॉम्बिनेशन था। मतलब एंशियंट प्लस मॉडर्न दोनों चीजें सिखाई जाती थी। अब आप जान करके आश्चर्य करेंगे कि उस स्कूल में था वो सीबीएसई का इंग्लिश मीडियम स्कूल होने के बावजूद प्रत्येक बृहस्पतिवार को वहाँ यज्ञ हुआ करता था, हवन। अच्छा, पूरा कैंपस में बच्चे एक साथ करते थे। भोजन आता था, एक आश्रम से भोजन आता था और हम सब लोग बैठ करके पूरे असेंबली एरिया में टाट पट्टी बिछा करके, जैसे बंगला साहिब में गुरुद्वारा में लंगर होता है वैसे वो भी हमको देते थे और हम लोग भी अपने टिफिन लेके जाते। मतलब एक गुरुकुल जैसा माहौल था, लेकिन मैशअप था वो। तो आपको ऐसे दिक्कत नहीं हुई कि स्कूल 7 तक वो इंग्लिश वाला था, फिर अचानक ऐसे में आ गया? दिक्कत हुई। अब शब्द की ही दिक्कत हुई। जब मैं पहली बार गया उस ऐसे मिक्सर वाले स्कूल में हिंदी इंग्लिश में, तो प्रिंसिपल असेंबली में भाषण देने लगे। उन्होंने बोला अनुशासनहीनता नहीं चलेगी। ऐसा प्रिंसिपल ने स्पीच में बोला, अनुशासनहीनता नहीं चलेगी। तो फिर मेरे मन में एक डाउट क्रिएट हुआ। मैंने कहा अभी अनुशासन क्या चीज है, क्योंकि 6-7 साल में डिसिप्लिन पढ़ा था। हाँ, डिसिप्लिन पढ़ा था। तो फिर दोनों भाषाओं का मैंने एक कॉम्बिनेशन किया। फिर उसके बाद जब अब हम लोगों को कड़ी चावल कहकर बच्चे, जब हम स्कूल से निकलते थे छुट्टी होने के बाद, तो आसपास उसी स्कूल के बच्चे जहाँ मैं पहले पढ़ रहा था उस स्कूल के बच्चे हमें कड़ी चावल कह करके भी चिढ़ाया करते थे। तो मैं सोचता था कि मैं कैसी वेशभूषा, ये सीबीएसई स्कूल वालों में कैसे और टीचर्स इवन धोती पहनते थे। हमको तो फिर भी पजामा पहनने की अनुमति थी, टीचर्स धोती पहन के आते थे। तो वो एक माहौल था। फिर उसके बाद मैंने गुरुकुल कांगड़ी की ओर रुख किया, वहां से मैंने ग्रेजुएशन करी। वहां थोड़ा मैंने दार्शनिक विषयों को पढ़ा। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने तो ये आपका आध्यात्म से जुड़ाव उस स्कूल में 10 से वो 7 से 12 तक हो गया था या? हाँ, हल्का फुल्का हो रहा था। अच्छा, होता ना, एक संस्कार बनते हैं। एक दिन में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। आप जर्नलिज्म की फील्ड में आए तो एक दिन में ही आप पॉडकास्ट नहीं करने लगे। पहले आपकी जर्नी अभी 5 साल की देखेंगे तो एक बीज कब लगा था और आज आप यहाँ पॉडकास्ट बैठ के कर रहे हैं। तो धीरे धीरे माइंड के संस्कार बनते हैं। माइंड पे धीरे धीरे एक बीज होता है, फिर धीरे पौधा बनता है, फिर कुछ दिन के बाद पेड़ लगता है, फिर उस पेड़ पर फल लगने लगते हैं। आजकल लोगों की बहुत ज्यादा ये समस्या है कि सपोज कीजिए कोई एक आइकन है, उसको देख लिया कि ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया एंटरप्रेन्योर के रूप में। सपोज विवेक बिंद्रा को ले लीजिए, ठीक है। तो विवेक बिंद्रा जी का आज वाला जो पार्ट है, मोटिवेशनल स्पीकर वाला जो बड़ा बिजनेस है, उसको देख करके लोग सोचते हैं वाह, इसने इतना बढ़िया कर लिया तो मैं भी करूंगा। अब लोग ये तो देखते हैं कि उसने कर लिया, लेकिन ये नहीं देखते कि उस करने के पीछे 20 साल की उसकी कड़ी मेहनत तपस्या है ना। और फिर जो नए लोग उससे इंस्पायर होते हैं कि जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, और वो निकलते हैं और 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 10 दिन करते हैं, फिर जब रिजल्ट नहीं आता तो वो घर बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिजल्ट को तो कंपेयर किया, विवेक बिंद्रा से किया, संदीप माहेश्वरी से किया, गौड़ गोपाल दास से किया, बीके शिवानी से किया, लेकिन इन सब लोगों के पीछे का जो 20 साल का 10 साल का संघर्ष है उससे कंपेयर नहीं किया। आपके साथ भी होता होगा, लोग आपको बोलते होंगे अरे तुमने ये क्या किया, 1 दिन में इतना सारा सेटअप लगा दिया, जबकि नहीं, आपने जब पहले दिन एक कोई भी न्यूज कवर की छोटे से मोबाइल से की होगी, छोटा सा माइक होगा 100 रुपए वाला, 200, लेकिन वो किसी को नहीं पता। इस पॉडकास्ट को देख करके आपको लोग कहेंगे कि देख ये तो 1 दिन में स्टार बन गया, जबकि 1 दिन में कोई स्टार नहीं बनता। तो धीरे धीरे चीजें होती हैं। फिर मैं गुरुकुल कांगड़ी में गया, वहां से मैंने पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने जर्नलिज्म भी, मैंने सोचा जर्नलिज्म करते हैं। अच्छा, हाँ, ये हाफ जर्नलिस्ट भी लिखते हैं आप? हाँ, क्योंकि मैं क्राइम रिपोर्टर तो नहीं हूँ। मैं सोसाइटी की तो कोई खबर नहीं दिखा रहा हूँ कि आज यहाँ पे ऐसे ऐसे मोदी जी आ गए हैं और ये स्पीच दे रहे हैं। मैं ये तो नहीं दिखा रहा हूँ कि ये लोगों की समस्या है। तो मैं ये अन्याय होगा कि मैं खुद को एक पत्रकार कहूँ। सही बात। ये अन्याय, क्योंकि मैं जनपक्षतर या फिर जो पब्लिक के इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड तो जर्नलिज्म नहीं है, एक स्पिरिचुअल जर्नलिज्म है। और आप देखिए आज की जर्नलिज्म के इस फ्रेम में स्पिरिचुअल जर्नलिज्म कौन कर रहा है? कोई तो नहीं कर रहा। कर क्या रहे हैं? स्पिरिचुअल जर्नलिज्म में क्या हो रहा है, एक मोगेम्बो की ड्रेस पहन करके एक व्यक्ति आता है सुबह और वो बोलता है कि किसी को आज प्रपोज करना है तो आज इस वाली राशि के लिए प्रपोज करने का बहुत अच्छा दिन है। जर्नलिज्म में स्पिरिचुअलिटी के नाम पर बड़े बड़े मीडिया चैनल्स पर ये हो रहा है। क्रिकेट का वो कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बताना है तो 7 साधुओं को बिठा के, ज्योतिषियों को बिठा के, और फिर वो फ्लॉप हो गया। तो इससे क्या होता है, लोगों की आस्था टूटती है। आपने एक भविष्यवाणी कर दी और वो सिद्ध नहीं हुई
तो लोग कहेंगे अरे ये क्या ढोंग चल रहा है, पाखंड चल रहा है, और ये कौन कर रहा है? राष्ट्रीय मीडिया चैनल के लोग कर रहे हैं। मतलब सही एस्पेक्ट दिखाइए ना, आप ऐसे लोगों को क्यों बिठाते हैं? तो स्पिरिचुअल जर्नलिज्म के नाम पर क्या होता है, ये सब चीजें होती हैं, ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड इत्यादि को बढ़ावा दिया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। स्पिरिचुअल जर्नलिज्म में जो रियल स्पिरिचुअलिटी है उसको दिखाइए, धर्म के नाम पर अधर्म को क्यों दिखाते हैं? सही बात। तो यही तो आप कॉलेज के ड्यूरिंग आप जुड़ रहे थे अध्यात्म से? हाँ, क्योंकि नहीं, अध्यात्म से एक दिन में तो नहीं जुड़ा, मतलब धीरे धीरे जुड़ गया। फिर उसके बाद मैंने देखा कि कुंभ आ गया। मैं उस समय जर्नलिज्म 2021 वाला जी, हरिद्वार में वाला। उस समय मैं जर्नलिज्म में कर रहा था मास्टर्स, तो हमको कैंपस में नहीं बुलाया गया। और वो जो जर्नलिज्म में जो मास्टर किया उसका आभा मंडल भी विश्वविद्यालय का गुरुकुल जैसा था। अच्छा। आप कैंपस में फोन नहीं चला सकते हैं, हाँ। कॉलेज के कैंपस से बाहर नहीं जा सकते हैं। सुबह यज्ञ होगा, यज्ञ में शामिल, वेदर यू आर फ्रॉम जर्नलिज्म और बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और MBA और BBA, व्हाटएवर यू आर, यू हैव टू परफॉर्म यज्ञ, यू हैव टू डू योगा पर डे। कंपलसरी था सबके लिए। वो भी एक गुरुकुल, आपने नाम सुना होगा पंडित श्री राम शर्मा जो गायत्री परिवार वाले हैं, उनका विश्वविद्यालय। और इससे पहले जहाँ ग्रेजुएशन करी वो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। अच्छा। जो आज से लगभग 122 वर्ष पूर्व स्थापित हुआ था अंग्रेजों के काल में। अच्छा। एक भी शिक्षण संस्थान ऐसा नहीं था उस समय जो अंग्रेजों से हट करके स्वाधीन सेल्फ वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर से चलता हो, क्योंकि अंग्रेजों ने इजाजत ही नहीं दी थी। इंडियन एजुकेशन एक्ट के तहत जितने भी गुरुकुल थे सबको बैन कर दिया था। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं दोबारा स्थापित करूंगा। फिर उन्होंने हरिद्वार में गंगा के तट पर, इधर बहुत सारे पहाड़ हैं, इधर गंगा जी बहती हैं, बीच में जंगल है, वहां पर उन्होंने गुरुकुल स्थापित किया। और रात में चीते, शेर वगैरह आ जाते थे। और सबसे पहले स्वामी जी ने अपने दोनों बच्चों को गुरुकुल में स्थापित किया। अच्छा। अब आज आप देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो सरकारी टीचर का बच्चा ही सरकारी में नहीं पढ़ता। और एक डिस्क्रिमिनेशन देखिए, सरकारी स्कूल कैसा है और सरकारी स्कूल में जो मास्टर पढ़ा रहे हैं उनका घर कैसा है, और प्राइवेट स्कूल कैसा है, और प्राइवेट स्कूल में जो मास्टर्स पढ़ा रहे हैं उनका घर कैसा है। मतलब सरकारी मास्टर का स्कूल तो 0 है और घर उनका हीरो है, और प्राइवेट वालों का स्कूल तो हीरो है पर घर 0 है। ये आपको देखने को मिलेगा, ये मैं सच बता रहा हूँ। तो स्वामी जी ने सबसे पहले अपने बच्चों को एडमिशन दिया। आज ये लोग जितने भी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, देखते होंगे, बिल्कुल ये भी तो इसी न्यूज खबरों का पार्ट है। इनका एक भी बच्चा गुरुकुल में नहीं पढ़ता, एक भी बच्चे को नहीं पढ़ा सकते ये। क्यों? क्योंकि ये तो खुद गर्व से बोलते हैं भारत के नेता कि हम कैम्ब्रिज से पढ़ के आए, हम स्टैनफोर्ड से पढ़ के आए, हार्वर्ड से पढ़ के आए। अरे तुम वहां से पढ़ के आए, लेकिन भारत के लोगों के लिए क्या तुमने स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज भारत में बनाए? तुमने इतने साल देश में राज किया, तुमने क्या यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया? कोई पूछे। इस पे आएंगे, हिंदू राष्ट्र पे अच्छे से बात करेंगे। तो स्वामी जी ने वो गुरुकुल बनाया, वहां से मेरी स्नातक हुई। ठीक है, मैंने वहां से दर्शन इत्यादि पढ़े। फिर उसके बाद कुंभ आ गया। हाँ। पढ़ते पढ़ते कुंभ आ गया। अब घर में हम लोग बैठे थे, कोविड के दौरान ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, तो मैंने ऐसे ही गंगा तट पर बैठ करके विचार बनाया। मैंने कहा ये साधु आ रहे हैं और नेशनल मीडिया के पास बहुत ज्यादा जो है ना बाउंड्रीज है, बिल्कुल वो दिखा नहीं सकते अधिक, हद से हद 2 मिनट दिखा सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि आप देखो कि इतने सारे साधु हैं जिनके पास संसाधन के नाम पर आपको कुछ नहीं दिखेगा। आपके पास बंगला है, आपके पास पैसा है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास गाड़ियां हैं, इमारतें हैं, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है। और आपके पास ये सब होते हुए भी, भौतिक दृष्टि से आपके पास ये मटेरियलिस्टिक चीजें होते हुए भी आपकी डिजायर फुलफिल नहीं हो रही। आप फिर भी स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, और उनके पास कुछ नहीं है। वो कमराओं में रहते हैं, उनको ठीक से भोजन भी एक वक्त नहीं मिलता, कंद मूल फल इत्यादि खा करके वो जीवन बसर करते हैं। तो क्या कारण है कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आपको स्ट्रेस भी है, उनके पास कुछ नहीं है, उनको कुछ नहीं है, ना स्ट्रेस है, ना डिप्रेशन है, ना एंजाइटी है, ना तनाव है, ना अवसाद है, कुछ नहीं है। तो मैंने कहा ये मीडिया वाले कभी अमिताभ को बुलाते हैं, कभी रिया चक्रवर्ती को बुलाते हैं, कभी जैकलीन को, कभी कैटरीना को बुला करके पूछते हैं आपकी सेहत का क्या राज है, आपका चेहरा इतना ग्लो कैसे है, आपके बालों का राज क्या है, आपके गालों का राज क्या है। लेकिन साधुओं का क्या राज है, उनकी लाइफ स्टाइल पे क्यों नहीं जाना चाहते? राहुल गांधी कैसे रहते हैं, नरेंद्र मोदी आम खाते हैं, काट के खाते हैं कि नहीं, सबकी लाइफ स्टाइल जानना है। लेकिन साधुओं की क्या लाइफ स्टाइल है जो उनके पास कोई स्ट्रेस नहीं। तो मैंने कहा मैं इसको दिखाने का प्रयास करना चाहता हूँ। तो फिर ऐसे ही उस समय तो लगभग मेरे 1000 फॉलोवर्स होंगे। तो आपने यूट्यूब चैनल बनाने का डिसाइड किया? उस यूट्यूब चैनल था वो तो 2017 से था। अच्छा। उस पर ऐसे ही कुछ हम डालते रहते थे, जैसे फेसबुक पे हम पोस्ट डालते हैं, तो ऐसे यूट्यूब पे कुछ वीडियो, क्योंकि बोलने का शौक मुझको पहले से था।
तो मैंने सोचा कि हम साधुओं का लाइफ स्टाइल जानेंगे। और साधुओं का लाइफ स्टाइल जानने के लिए जब मैं निकला तो गंगा तट पे जा रहा था और एक नागा साधु आ रहे थे सामने से, त्रिशूल लेकर के, पूरे बदन पर उनके राख लगी हुई थी। पर मैंने सुना था कि ये नागा साधु बहुत गुस्सैल होते हैं, ये गालियां भी दे देते हैं, ये कुछ भी बोल देते हैं। ऐसा ही फैला हुआ है। हाँ, ऐसा फैला हुआ है। तो मैं भी थोड़ा सा हेजिटेटेड फील कर रहा था, पर मैंने स्वामी जी को प्रणाम किया। मैंने कहा आपके साथ एक इंटरव्यू करना चाहते हैं। हमारे पास कोई संसाधन नहीं था, कोई टीम नहीं थी, कोई कैमरा नहीं था, कोई माइक नहीं था, कुछ भी नहीं था। ऐसे ही हम लोग निकल गए। तो सामने से बाबा जी आए, मैंने उनसे आग्रह किया, निवेदन किया, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बाबा जी ने ऐसा जवाब दिया। पर मैं सोच रहा था कुछ थोड़ा चिल होके करेंगे, आराम को, एकदम तैयार हो गए। अच्छा। तो हम लोग वहीं गंगा के तट पे बैठ गए और मैंने उनके साथ संवाद शुरू किया, इंटरव्यू शुरू किया, एकदम नागा साधु। तो मुझे आसान भाषा में थोड़ा बता दीजिए जनता को, नागा साधु। नागा मतलब जो नग्न रहते हैं, सिर्फ उनके पास एक फटी लंगोटी होती है, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं होता। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे ऊंचा नीचा कोई भी पर्वत पहाड़ हो, प्लेन हो, माउंटेन्स हो, सब जगह। आप देखिए केदारनाथ पर कितनी बर्फ पड़ती है कि 6 महीने के लिए कपाट को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि लोग वहां जाएंगे तो उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, वो वहां रह नहीं सकते, जीवन यापन नहीं कर सकते। लेकिन उस बर्फ की लंबी लंबी अट्टालिकाओं के बीच में एक साधु बैठ करके साधना कर रहा है, जिसके वस्त्र नहीं है पूरे, सिर्फ एक लंगोट है। तो कैसे कर रहा है? तो मैंने उन ऐसे, ये होते हैं नागा साधु, ये कंदराओं और गुफाओं में रहते हैं। 12 साल और 6 साल कुछ अंतरालों पर जो कुंभ लगते हैं, नासिक में, प्रयागराज में, हरिद्वार में, ठीक है, उज्जैन में, ये वहां पहुंचते हैं दर्शन इत्यादि देने के लिए। तो मैं उनसे बात कर रहा था और वो बहुत अच्छे साधु थे, साधु तो अच्छे ही होते हैं। तो मैंने उनसे कन्वर्सेशन करा, उन्होंने मेरे हर सवाल का बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए। फिर जब इंटरव्यू समाप्त हो गया तो मैंने अपने मित्र से पूछा, मैंने बोला कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, मालूम नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस उससे पहले कोई साधु का इंटरव्यू तो डाला नहीं था। एक इंटरव्यू डाला था। अच्छा। जो उस समय के एक बहुत चर्चित और आज भी बहुत चर्चित है, IAS दीपक रावत, आपने नाम सुना होगा, वो कहीं पर भी रेड कर देते हैं। तो वो उस समय हरिद्वार के कुंभ मेला अधिकारी हुआ करते थे। अच्छा। और DM भी रहे पहले। तो पहला इंटरव्यू उनका कर दिया था, तो उससे थोड़ा सा था। लेकिन एकदम से फिर हम साधु के इंटरव्यू पे आए और वो हमें संशय था कि डालें कि ना डालें, चलेगा कि नहीं चलेगा, फ्रेम हिल रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा है, संसाधन नहीं है। तो हमने डाल दिया और जब वो डाला तो आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिले कि वो बहुत वायरल हो गया। इतना वायरल हो गया कि वो 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन चला गया यूट्यूब पे। तब मुझे लगा कि लोग देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मेन स्ट्रीम में कोई भी साधु का इंटरव्यू जगह नहीं दे रहा है। और दूसरी बात, कोविड के दौरान दुनिया आ नहीं पा रही है, जबकि वर्ल्ड जो सैटेलाइट से फुटेज ली गई कुंभ की पहले, तो बताया गया कि दिस इज लार्जेस्ट फेयर ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग है। और उस गैदरिंग महाकुंभ में 21 में कोई आ नहीं पा रहा था कोविड के चलते। तो भी शायद लोगों को बहुत पसंद आने लगा। तो वहां से शुरू किया, फिर हम करते रहे। विचित्र हम शमशान में चले गए रात को 1 बजे, हमने उनको भी एक्सप्लोर किया कि हड्डियों पे, मुर्दों पर आप कैसे क्रियाएं करते हैं। कोई जाने को तैयार नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति जाने को तैयार नहीं हुआ, कोई हमारे सपोर्ट में नहीं। खुद डर लग रहा था आपको? मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मैं भूत इत्यादि में विश्वास करता नहीं। भूत, प्रेत, आत्मा, चुड़ैल, डाकनी, शाकनी, पिशाचनी। तो मैं चला गया। हमारा आधा हिंदुस्तान विश्वास करता है तो करते रहिए। जो अविद्या से ग्रसित लोग हैं वो नाना प्रकार की चीजों पर विश्वास करते हैं। उनको कह दो कि आप किसी पहाड़ पे चढ़ जाओ तो आपको बेटा हो जाएगा, आप किसी तालाब में घुस जाओ और आप मंगलिक दोष हट जाएगा और आपकी शादी हो जाएगी, लड़की नहीं, तो वो सब करते हैं। तो ये अविद्या के कारण होती हैं सब चीजें, है ना। कुछ तो साधुओं ने दुकान भी खोल रखी है भूत पिशाच बहुत है। तो इसीलिए तो मैं गया था कि आप लोग क्या करते हैं। उन्होंने बोला कि दिन में तो हम करते नहीं, रात के अंधकार में करते हैं, जब सब सो जाते हैं, और शमशान के भीतर करते हैं, चिता के ऊपर करते हैं। लोग शमशान घाट के बाहर निकलने में दिन में भी कतराते हैं। और मैं रात को 1 बजे गया, क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करना था। और मेरे जितने सहयोगी थे, जितने मित्र, दोस्त इत्यादि थे, सबने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। मैं गया रात को और मैं वो सब चीजें रिकॉर्ड करके लाया और वो भी बहुत अच्छा चला। ऐसे विचित्र विचित्र जो साधु थे, कई ऐसे साधु थे जो 20 प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही थी फ्रेंड सर्कल से कि क्या कर रहा है, ये क्या है, मत जा, ये मत कर। नहीं, शुरुआती दौर में अक्सर लोग झेलते हैं। वो तब करते हैं जब हम किसी से पूछें। अच्छा, मैं किसी से पूछूं, हाँ, आप किसी से पूछें कि इसको बुला लूं, उसको बुला लूं, तब लोग प्रतिक्रिया देंगे ना। जब आप किसी से पूछेंगे ही नहीं। का फीडबैक नहीं ले रहे थे उस समय? फीडबैक हम कोई ऐसा था ही नहीं, हाँ, कि जिससे हम पूछते कि ये ठीक। लेकिन हाँ, मित्रों में मैं भेजता था। बहुत सारे लोग मजाक भी बनाते थे कि करना है तो कुछ अच्छी चीज करो ना, ये बाबाओं से इंटरव्यू करके क्या होगा। अच्छा। तो विचित्र विचित्र साधु थे। कोई ऐसा साधु था जो 20 साल से खड़ा है। अब आप अनुमान लगाएंगे
20 साल से एक साधु खड़ा है और उसका 30 साल का संकल्प है, उसको खड़ा ही रहना है। उसका नाम है खड़ेश्वरी बाबा। और ऐसे एक नहीं, एक पैर पे भी थे और 2 पैर पे भी थे। अच्छा, कई ऐसे साधु जिनका हाथ ऐसे खड़ा है, उनके नाखून यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गए हैं, खड़ा, उनका हाथ खड़ा है ऐसे करके। तो ऐसे विभिन्न विभिन्न लोगों को मैंने खोजा। एक साधु ऐसा जो 8 घंटे तक श्रृंगार करता रहता है, 8 घंटे तक। अच्छा, किसी चीज का श्रृंगार करता है। तो हमने उससे, एक ऐसा साधु जो स्विट्जरलैंड से 4 साल पैदल चल करके भारत आया था, विदेशी बैन बाबा, पैदल 4 साल लगे, कुंभ में पहुंचा पैदल। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन ये सच बात है, पैदल 18 मुल्क पार करे उन्होंने पैदल। तो ऐसे यूनिक लोगों को मैं खोजता चला गया और उनको फ्रेम करता चला गया। तो मुझे भी शिद्दत एक फिल्म आई थी, उसमें वो 7 समुद्र पार करके अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं, वो मैंने नहीं देखी। उसमें वो ऐसे ही होता है, वो 7 समुद्र पार करके जाते हैं वो उनका वैसा वाला सिस्टम। वो फिल्मी दुनिया है, वो रियल नहीं है, वो रियल लाइफ है ना। मगर ये असलियत में आए स्विट्जरलैंड से किताब लिखी, 2 लिटिल वंडरिंग मॉन्क एंड इनर जर्नी विदाउट फूड एंड मनी। जेब में पैसा नहीं, पैसा नहीं इतना भी कि किसी से कुछ लेकर के खा सके, फोन नहीं कि किसी से माँ से बात कर सके, 18 मुल्क क्रॉस करते पैदल। मैं जब उनसे मिला हर की पौड़ी हरिद्वार में, मैंने पूछा कि कब आए, और उन्होंने कहा कि मैं कल आया। तो मैंने कहा अच्छा, तो कहाँ रुके, आपको तो यहाँ कोई जानता नहीं। तो मुझे लगा वो बोलेंगे कि मैं किसी होटल में रुका, किसी स्थान पर रुका। बोले मैं आसमान के नीचे रुका और गंगा के ऊपर रुका। तो मैं, और चेहरे पर इतना तेज, एक विदेशी, मैं उनसे अंग्रेजी में बात कर रहा हूँ। पहले जैसे मेरी उन पर नजर पड़ी, मैं अंग्रेजी में, अंग्रेज आदमी है, अंग्रेजी में, उनने हिंदी में जवाब दिया, बोला कि नमस्ते कैसे हैं आप। तो मैंने कहा ये कितना अद्भुत है। और फिर ऐसे विदेशियों को मैं कवर करता चला गया। कोई साइकिल से आया, बेल्जियम से एक महिला साइकिल पे आई थी, बीच में 2 स्थान थे जो समुद्री रास्ता था, तो उन्होंने उस साइकिल को फ्लाइट में रख लिया था। एक ऐसे बाबा मिले जो 1972 में भारत आ गए थे लिफ्ट ले लेके, जैसे हम लिफ्ट ले लेके यहाँ से पहुंच जाएंगे किसी मेट्रो स्टेशन पर, ऐसी वो लिफ्ट लेकर हॉलैंड से भारत आ गए। ऐसे अद्भुत साधु, और ये सब हिंदी भाषी थे। एक महिला जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ती थी, जिन्होंने वहां से ग्रेजुएशन करा, पोस्ट ग्रेजुएशन करा। लोगों को जेएनयू में, डीयू में एडमिशन लेना भारी पड़ जाता है, वो ऑक्सफोर्ड की पास आउट थी, इंटरनेशनल बैंक्स में नौकरियां करती थी। अच्छा। उस महिला ने सब कुछ छोड़ दिया। जैसे आप ये बातें कर रहे थे, तो इन सबसे मिल रहे थे, तो क्या इनके पीछे का रीजन क्या लग रहा था कि भारत की तरफ क्यों खिंचे ये लोग, क्यों आए भारत की तरफ? इसलिए खिंचे क्योंकि वहां पे पब है, वहां पर बार है, वहां दारू है, वहां पैसा है। और उस महिला ने बोला कि इतनी संपत्ति थी मेरे पास इंग्लैंड में, लोग आज जाने को लंदन तरस जाते हैं। उसने बोला कि इतनी संपत्ति थी कि खर्च नहीं कर सकते। लेकिन जैसी मैं भारत आई और भारत में एक बस में बैठी, और एक सरदार जी ने, मतलब वो कई साल पुरानी बात बता रही थी, लगभग 10-20 साल पुरानी बात, कि एक सरदार बस ड्राइवर, उन्होंने मुझे वेलकम किया कि आइए बैठिए। बस में मुझे अपने पास, मतलब नजदीक बिठाया, मेरी खातिरदारी करी। मैं निकली जब फुटपाथ पे, उस समय झुग्गी झोपड़ियां लगी हुई हैं फुटपाथ पे, और लोग बुला रहे हैं, आमंत्रित करने के आइए हमारे साथ भोजन कीजिए। और हमारे यहाँ यदि हम पूछ लें कि लंदन में अपने किसी बगल में बैठे हुए किसी व्यक्ति से कि कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, तो बोले ब्रदर कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द टाइम। ओ आई एम नॉट योर ब्रदर, आई एम नॉट योर सिस्टर। और यहाँ पर आइए बहन जी, आइए माता जी, कोई पड़ोस में रहता है, कोई रिश्तेदार है, कोई नहीं भी रिश्तेदार है, कोई नया दोस्त है, कि कैसे हैं भाई आप, सब भाई बहन ये। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, आप किसी से बात भी नहीं कर सकते। तो यहाँ लोग बहुत वेलकमिंग है। उनके सिर पे छत नहीं है, लेकिन वो महिला एक स्टैनफोर्ड से पढ़ करके आई थी, बोली गंगा के किनारे ऋषिकेश में आके बैठी, जीवन बदल गया। स्टैनफोर्ड से पीएचडी करके आई थी, 25 साल की उम्र, आज से लगभग 25 साल पहले। बोली कि गंगा में आके बैठी और मुझे लगा कि मैं अपने घर आ गई, पूरा विश्व घूम चुकी थी मैं, घर आ गई। फिर मैंने बोला कि अब यहाँ से वापस नहीं जाना, और फिर मैंने कुछ दिन के बाद भारत में संन्यास ले लिया। स्टैनफोर्ड की पीएचडी, आप देखो, दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के लोगों की बात बता रहा हूँ, जीवन बदल गया। और मैं एक पहाड़ में गई, उनका ये कि मैं एक पहाड़ में गई और एक झुग्गी झोपड़ी में बहुत सारे बच्चे एकत्रित हुए थे, और वो हिंदी में कुछ बोल रहे थे। उस समय मुझे हिंदी आती नहीं थी, तो वो बोल रहे थे कि देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। सब बच्चे नारा लगा रहे थे। तो बोली कि मैंने किसी व्यक्ति से पूछा कि ये हिंदी में क्या बोल रहे हैं, मुझे बताइए। तो उन्होंने बताया कि वो कह रहे हैं कि वी विल सेव आवर नेशन। तो वो महिला बोली, विदेशी अमेरिकन महिला, हॉलीवुड में काम करने वाली महिला बोली
कि मैं देख करके आश्चर्यचकित होगी, इनके पैरों में चप्पल नहीं है, सिर पे छत नहीं है, और देश के लिए इतना जज्बा, ये और कहीं मुझे देखने को नहीं मिला। पूरे दुनिया में मैंने भ्रमण कर लिया, फिर मैंने सोचा कि भारत जैसा कोई देश नहीं है। तो ये जितने भी लोग आकर्षित हुए, इन्होंने हिंदी भाषा सीखी, इन्होंने संस्कृत सीखी, और वो ऑक्सफोर्ड वाली जो महिला की बात बता रहा हूँ, उन्होंने संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से 10वीं से अपनी पढ़ाई शुरू की यहाँ भारत में, बनारस में, 10वीं संस्कृत में, 12वीं संस्कृत में, ग्रेजुएशन संस्कृत में, पोस्ट ग्रेजुएशन संस्कृत में, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडलिस्ट, फिर पीएचडी संस्कृत में, फिर पीएचडी के बाद उन्होंने भारत में एक संस्कृत गुरुकुल खोल दिया वाराणसी में। अब आप अनुमान लगाइए, हम लोग अपने बच्चों को भेज रहे हैं लंदन पढ़ने के लिए, और एक लंदन की महिला भारत में आकर के भारतीय बच्चों को संस्कृत सिखा रही है। कुछ तो होगा। तो ये जवाब सुन के गर्व फील होता था आपको, मतलब लगता था? बिल्कुल। और मेरा ये उद्देश्य भी था कि भारत के लोग भले ही हिंदी अंग्रेजी सीखें, स्पेनिश सीखें, डच सीखें, जर्मन सीखें, कोई भी दुनिया की भाषा सीखें, उसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन अपनी भाषा, स्वभाषा के प्रति उनको गौरव होना चाहिए। आज आप इस मेट्रो सिटी में बैठे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, यहाँ पर इंग्लिश में बोलना अपने आप को गर्व की अनुभूति। मैंने कहा आपको कि कूल बनने के लिए आज इंग्लिश बोलनी पड़ती। तो कूल बनने का पैरामीटर एक अंग्रेजी भाषा को बना दिया। और ये दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ के लोगों को ना तो संपूर्ण रूप से इंग्लिश आती है और ना ही हिंदी आती है। 20, मुझे लगता है 10% लोग होंगे, वो भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने वाले, जो फ्लुएंट अगर बोलते हैं तो इंग्लिश। मैं इसका खुद शिकार हुआ। मेरे 12वीं में 100 में से 94 नंबर आए हिंदी में जी। अब जब मैं दिल्ली आया तो मुझे लगा कि मैं तो बहुत पीछे हूँ, मैं तो हिंदी में आगे था। तो मैंने अब इंग्लिश सीखनी शुरू करी, तो अब ना तो मेरे पास सही से हिंदी के शब्द हैं और ना अंग्रेजी के शब्द। तो ये इंफीरियर कॉम्प्लेक्स डेवलप किया गया है कि इफ यू आर हिंदी स्पीकर तो आप इंफीरियर हैं, एंड इफ यू आर स्पीकर ऑफ इंग्लिश देन यू आर सुपीरियर। और हमने उसको अपने मन में बिठा लिया है। इंग्लिश सीखो और हिंदी भी सीखो, लेकिन जड़ से जुड़े रहिए। एक व्यक्ति हुए हैं मार्क्स गर्वी, उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से और अपनी परंपराओं से दूर हो जाता है, उसका हश्र ठीक ऐसे होता है जैसे एक पेड़ अपने जड़ से दूर हो जाता है। हम जर्नी पे थे आपकी पे, आपने इंटरव्यूज किए साधुओं के, उस समय आप यूट्यूब पे डाल रहे थे, वो लोगों को पसंद आ रहे थे, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तो उस टाइम आप चैलेंजेस क्या फेस कर रहे थे? मतलब क्या ऐसा लग रहा था कि मतलब कभी ऐसा मन में आया है कि नहीं छोड़ देता हूँ, नहीं करना है, या वो लगातार वो कहीं ना कहीं अंदर से था कि नहीं करना है? अच्छा रिस्पॉन्स जब लोग प्यार दे रहे थे और नौजवान सबसे ज्यादा देख रहे थे, और वो देख करके आश्चर्यचकित थे कि हमारे मन पे तो हमेशा ये छपा हुआ था कि हिंदी महान है। विदेश जाने की हमारी उत्कट इच्छा थी, अत्यंत इच्छा थी कि छोड़ छाड़ कर हम विदेश चले जाएं, भले ही वहां जाके बर्तन मांजे। लेकिन मम्मी पापा ये तो कह सकते हैं, बेटा लंदन में रहता है, चाहे वो वहां बर्तन मांजता हो, झाड़ू लगाता हो, किसी के घर में पोछा करता हो, लेकिन उनको ये सोच उनके मन में थी। तो उन्होंने, कई लोगों ने मुझे मेल्स किए कि हमने ये इंटरव्यूज देख करके जो हमारी इच्छा थी बाहर जाने की, वो समाप्त हो गई। अब हम देश में रहकर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। अब हिंदी से हमें प्रेम होने लगा है। अब हम भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं। भाई, एक जब जर्मन की महिला, एक कनाडा की महिला, एक फ्रांस की महिला, एक यूक्रेन और एक रशिया की महिला, एक ऑस्ट्रेलिया की महिला हिंदी पढ़ सकती है, यहाँ आकर हिंदी सीख सकती है, और भगवत गीता पढ़ने की उसकी उत्कट इच्छा है, वो गुरुकुलों में समय दे सकती है, तो भारत का नौजवान क्यों नहीं पढ़ सकता? तो उनको ये गर्व, प्राउड फील हुआ कि हमें भी पढ़ना है। तो ये आपको कैसे लगता है कि मतलब लोगों के बीच में वो जो अंग्रेजी सीखने की ललक है, क्योंकि अंग्रेजों को गए हुए तो 70-75 साल हो गए, मगर आज भी अंग्रेजी जो डोमिनेट कर रही है इंडियंस को कि नहीं सीखना है और अंग्रेजी स्कूल में भेजना है, वो नहीं आएगी तो स्कोप नहीं है, ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाएगा, ये लोगों के दिमाग में कैसे फीड हो रहा है? ये ऐसे कैसे जल्दी ऑप्ट कर रहे हैं? ये ऐसे फीड हो रहा है, देखिए, भले ही 7 दशक से अधिक भारत में अंग्रेजी हुकूमत को समाप्त हुए हो गए, बिल्कुल, किंतु अंग्रेजों के जाने के बाद भी भारत में अंग्रेजों के वंशज रह गए। अच्छा। गोरे अंग्रेज तो चले गए, किंतु काले अंग्रेज भारतीय नेताओं के रूप में आज भी देश की संसद में बैठे हैं। और उसी का प्रमाण ये है कि यहाँ के नेता बाहर जाके पढ़ते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं और मंच पर आकर के जय श्री राम और हिंदू राष्ट्र का नारा लगा देते हैं और जनता को बेवकूफ बना करके उनके वोटों को ले लेते हैं। तो ये भी एक कारण है। दूसरा, ये आचार्य अवैध है, ये शिक्षक अवैध है, ये ब्रह्मचारी, ये विद्यार्थी अवैध है, ये बिल्डिंगें अवैध हैं। इन सबको एक पंक्ति में अवैध घोषित करके तोड़ दिया गया। गुरुकुलों में आचार्यों को मारा गया, विद्यार्थियों के साथ कत्लेआम किया गया, उनको शोषण किया गया, और एक झटके में मैडम मॉन्टेंसरी नाम की महिला ने मॉन्टेंसरी स्कूलों की स्थापना कर दी। और मॉन्टेंसरी स्कूलों की स्थापना के बाद ये पूरा प्रकरण
हो गया। होना क्या चाहिए था, अंग्रेजों के जाने के बाद मॉन्टेसरी स्कूलों को खत्म करके पुनः वही प्राचीन शिक्षा पद्धति लागू करनी चाहिए थी, किंतु वो हुआ नहीं। और ऐसा ही, और इसी कारण आज हमें इंग्लिश बोलने में गर्व है। आप फ्रांस के किसी व्यक्ति के साथ उसकी फ्रेंच में बात करेंगे तो वो ज्यादा खुश होगा, हिंदी में वो आपको बहुत गलत नजर से देखेगा। ये सच बात है। चाइना में आप उनकी भाषा में बात, वो इंग्लिश बोलना नहीं चाहते। जर्मनी के लोग अपनी भाषा बोलते हैं, अमेरिका के लोग अपनी भाषा, सब देश अपनी भाषा बोलते हैं। हमारे साउथ में भी हिंदी का विरोध होता है, आप देखते होंगे कई बार कि इस तरीके की चीजें आती हैं कि हिंदी बोलने वाले व्यक्ति के साथ मारपीट हुई और वो पसंद नहीं करते हैं साउथ वाले, आपने ये भी सुना होगा। तो हमारे तो देश में एक भाषा को लेके है ही नहीं कि आप सबको एक भाषा को लेके चलना है। एक दिन में नहीं हुआ ना ऐसा, ऐसा कई सालों में प्लांट किया गया है, प्लांट किया गया है इस चीज को। किसने किया? अंग्रेजों ने किया। और किसने किया? तो चले गए 70 चले गए, लेकिन फिर मैंने क्या बोला, उनके वंशज रह गए ना, काले अंग्रेज। अच्छा, कौन विरोध करता है? राजनीतिक पार्टियां विरोध करती हैं। राजनीतिक पार्टी के पीछे 100 लोग खड़े होकर के विरोध कर दें तो वो पूरे देश का विरोध नहीं होता। आपके प्रदेश के एक व्यक्ति ने बोला कि पूरे देश के लोग चाहते हैं कि नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर होनी चाहिए। अब क्या एक राजनेता, एक चीफ मिनिस्टर ऐसा बोल दे तो क्या पूरा देश चाहता है? नहीं ना। वो राजनेता पूरा देश तो नहीं है ना, वो एक पार्टी का लीडर है, वो एक सरकार का चीफ है, एक राज्य के मुखिया। लेकिन उसी राज्य के मुखिया की जो कैबिनेट है, आप पहले उनको ही, उनमें 2-3 ऐसे लोग हैं, उनसे तो सहमति ले लो। तुम पूरे बोल रहे हो कि 125 करोड़ की जनता चाहती है कि लक्ष्मी गणेश का फोटो लगना चाहिए। पहले आप अपनी कैबिनेट में तो सबकी सहमति ले लो। वो कैबिनेट आपकी कहीं पर भी जाकर के बोल रही है कि गणेश, लक्ष्मी, हनुमान, शिव की पूजा हम नहीं करेंगे, आपका कैबिनेट मिनिस्टर कर रहा है और आप कह रहे हो देश चाहता है। तो एक व्यक्ति के पीछे 100 लोग अगर खड़े हैं तो वो पूरा देश नहीं है। जैसे हम भाषा पे ही बात कर रहे हैं तो एक बड़ा सवाल है जो आम लोग जनरल नॉलेज या पढ़ते हैं तो देखते हैं, जैसे कि हमारे भारत के पास कोई भी अपनी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो मैं जब लोगों को पहले लगता था, जब भी उनसे जनरली सवाल पूछो तो कहते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, फिर वो क्लैरिफिकेशन आता है कि उसको मातृभाषा का दर्जा दिया गया, वो राष्ट्रभाषा नहीं है। तो आप देखते हैं कि ये कमी कहीं ना कहीं हमें दुखदाई है कि राष्ट्रभाषा का ना होना हमारे देश के पास। दर्जे से कुछ नहीं होगा, आप दर्जा दे दीजिए और फिर लोग उसको ना बोले तो क्या होगा? टैगलाइन से कुछ नहीं होगा, ठप्पे से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू प्रूव इट। आपका चैनल आपको भारत का सर्वश्रेष्ठ एंकर घोषित कर दे तो दर्जा लेके घूमते रहो। आपको ये सिद्ध करके दिखाना होगा कि हाँ आप हो, दुनिया आपको कहेगी, देन कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है आपको। पंडित मदन मोहन मालवीय जी को अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको सर की उपमा देना चाहते हैं, सर की उपाधि देना चाहते हैं। तो महामना पंडित मोहन मालवीय ने कहा कि ये सर की उपाधि क्या होती है कि हमारे यहाँ एक अच्छे औहदे वाले व्यक्ति को सर कहा जाता है, तो हम आपको आपके कार्यों को देख के आपको सर की उपाधि देना चाहते हैं। और ये बहुत विलक्षण उपाधि है। जैसे आज भारत में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, बहुत बड़ा अलंकार है। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो सर से भी बड़ा अलंकार ऑलरेडी है। तो अंग्रेजों ने कहा क्या है, क्योंकि वो आश्चर्यचकित हुए कि किसी व्यक्ति को हम उपाधि दे रहे हैं, अपनी सबसे बड़ी उपाधि दे रहे हैं, अलंकार दे रहे हैं, और ये इसको लेना नहीं चाहता, इस प्रीफिक्स को। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो आपसे बड़ी उपाधि है, क्या है? पंडित। पंडित से बड़ी उपाधि कोई नहीं है। तो इसी प्रकार मैं ये कह रहा हूं कि देश घोषित कर दे और हम सौहार्द ना पैदा कर पाए, कोई अर्थ नहीं है। इसको लागू कैसे किया जा सकता है शिक्षा के स्तर पर? जब तक नहीं किया जा सकता जब तक ये स्कूल्स, कॉन्वेंट स्कूल्स अंग्रेजी बोलने पर तो ठीक है, लेकिन हिंदी बोलने पर फाइन लगाएंगे। आज से 15 साल पुरानी बात मैं बता रहा हूँ, जब हमारे, अब तो ये स्कूलों की बहुतायत हो गई, अब तो कितना होगा ये, और ये है। तो इन चीजों को जब दूर करेंगे तब तो कोई अंग्रेजी वो हिंदी बोल पाएगा। अब जैसे स्कूलों में अंग्रेजी कंपलसरी है, हाँ, हिंदी नहीं है। गलत, यही तो कह रहा हूँ मैं। हाँ। तो वो तो शायद तभी हो पाएगा जब सरकार को करना पड़ेगा ना। हाँ। सरकार राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दे और इन पर रोक ना लगाए तो फिर क्या फायदा? इनकी रोक हटाए, हिंदी भाषा से रोक हटाए, दर्जा तो लोग अपने आप दे देंगे। हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा बने, इसके समर्थक हैं आप? बिल्कुल है। और भाषा पे ही जब मैं आपसे जानकारी निकाल रहा था तो पता चला कि आप कहते हैं कि संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। कैसे है? आपको कैसे जानना है? मतलब आप कैसे कहते हैं कि संस्कृत पूरे विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है?
ये तो भाषा वैज्ञानिक कहते हैं, मैं कहाँ कहता हूँ। आप किसी अमेरिका के भाषा वैज्ञानिक से पूछ लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के पूछ लीजिए, कनाडा के पूछ लीजिए, सब कहेंगे संस्कृत जो है वो देवों की भाषा है, सबसे प्राचीन भाषा है। दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन से हैं? कौन से हैं? जो हमारे ग्रंथ हैं, आप जिनको कौन से? उपनिषद नहीं, और हमारे जो पुराण वेद हैं, वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उनकी भाषा क्या है? क्या अरबी है? क्या फारसी है? बताइए। संस्कृत है। 1,96,8,53,124 वर्ष पुरानी है। 1400 साल पुरानी नहीं है, 1500 साल पुरानी नहीं है, 2500 साल पुरानी नहीं है, और 5000 साल पुरानी नहीं है। आप 5000 साल के पिछला इतिहास देख लीजिए, दुनिया में कोई भाषा ही नहीं थी। अच्छा, कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? ऐसे ही मैं एक दिन मित्र के साथ वार्तालाप कर रहा था, तो वहाँ ये प्रश्न आया कि जैसे हम अभी देखते हैं, अभी हम बैठे हैं 2023 में, है ना, तो 2023 मतलब शून्य से शुरू होकर 2023 पे आए। ये ईसाइयों के अनुसार है। हाँ, तो हिंदुओं के अनुसार क्या है? क्रिश्चियन लॉ के अनुसार क्यों है 2023? क्योंकि जब से क्रिश्चियनिटी का आगाज हुआ तब से आज तक 2023 वर्ष हो गए हैं। जैसे वो हमने इतिहास में भी पढ़ा, ईसा पूर्व, है ना, तो वो ईसा मतलब ईसा मसीह के, मतलब ईसा के पूर्व था ना देश, था ना दुनिया। तो वही वो ईसा मसीह को क्यों काउंट किया जाता है? मतलब 0 पे ईसा मसीह को क्यों माना गया है? जबकि हिंदू सनातन सबसे पुराना धर्म है, तो वहाँ पे इनको क्यों मान लिया गया? ईसाई क्रिश्चियन जो है, इसलिए मान लिया गया है क्योंकि 156 दुनिया में देश किसके हैं? क्रिश्चियंस के हैं। सनातनियों का कितने देश हैं? कितने हैं? एक भी नहीं है। मगर जैसे जब 0 शुरू हुआ होगा, तब तो क्रिश्चियन नहीं थे भारत में, नहीं थे। किंतु ये हमारी तो मूर्खता है कि हम उनके लॉ के अनुसार चल रहे हैं। अपने हीरे को छोड़ करके जो कचरे की तरफ भागता है, उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थितम याचत इति बाधितन्या, उपस्थित को छोड़ करके जो अनुपस्थित के पीछे भागता है, उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं होता। भारत के लोग वही कर रहे हैं। अपनी गौरवान्वित संस्कृति को छोड़ करके दूसरों की संस्कृति का अनुसरण करने वाले मूर्ख होते हैं, और यही हो रहा है। अब जब आप हवन करेंगे, जब आपने इसका उद्घाटन किया था, क्या किया था? हवन होता है, हवन किया था। कब हुआ इसका उद्घाटन? जब अभी हो गए हैं 6-7 महीने हुए हैं। तो जब हवन होता है तो पंडित जी एक संकल्प पाठ कराते हैं कि आज फलानी तिथि को, फलाने दिन को, फलाने स्थान पर साकेत अहम अद्य संस्कार यज्ञ करिष्याम कराते हैं। पता है आपको? बिल्कुल याद है। तो उसमें वो पूरी काल गणना है। 1,96,8,58 कलियुगे कलि प्रथम चरणे अमुक वास अमुक दिन अमुक नक्षत्रे अमुक गोत्रे अमुक स्थाने, पूरी गणना है। पहले दिन जब यज्ञ हुआ होगा या पहले दिन धार्मिक अनुष्ठान हो, उससे लेकर आज तक दुनिया के जितने भी ये वैज्ञानिक हैं, जो भू विज्ञान, सृष्टि विज्ञान इत्यादि ये सब जो इसके जानकार है, वो भी कहते हैं कि इस दुनिया को, सृष्टि को बने हुए कितने साल हो गए? 2 अरब साल। और सनातन में जो संकल्प पाठ है वो भी कह रहा है 1,96,8,53,124वां वर्ष चल रहा है। 1,96,00,000 लगभग 2 अरब ही तो हो गए। उनकी भी गणना, वैज्ञानिकों की भी यही कहती है। तो सनातन इतना पुरातन है। तो तब से वेद चले आ रहे हैं। 5000 साल पहले कोई फारसी नहीं थी, कोई उर्दू नहीं थी, कोई चाइनीज नहीं थी,